किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को मिली राष्ट्रीय पहचान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस फूड मेले का राजधानी दिल्ली की सुंदर नर्सरी में किया शुभारंभ। भारत 2030 तक करेगा $2 अरब के जैविक उत्पादों का निर्यात। मेघालय के शिलांग में पहला पूर्वोत्तर भारत जैविक सप्ताह आयोजित। एपिडा हल्दी, जैविक अदरक, अनानास, चाय और ऑर्किड दिखाने के लिए लगा रहा है प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की स्वयं सहायता समूह की 52,000 से अधिक महिलाएं बनी लखपति। महिलाओं को लघु उद्यमिता प्रमाण पत्र देकर आर्थिक रूप से बनाया जा रहा है सशक्त। चक्रवात दितवा के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश। चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। कावेरी डेल्टा में फसलों को भारी नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस फूड मेले के चौथे संस्करण का सोमवार को राजधानी नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में शुभारंभ किया और इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मेले में देश भर से आए स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार शुद्ध, पारंपरिक और क्षेत्रीय व्यंजनों की बड़ी रेंज लोगों को आकर्षित कर रही है और इस बार करीब 25 राज्यों से आई लखपति दीदियों के करीब 65 स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन समारोह में चौहान ने कहा कि सरस मेला ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बड़ा मंच बन चुका है, जहां उनके उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। 2 करोड़ दीदी लखपति दीदी बन चुकी है, लेकिन अब 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना है और वो दिन भी लाना है जब हमारी हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। ये केवल भाषण नहीं है, संकल्प है हमारा, जिसको हम पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन। वाणिज्य मंत्रालय के निकाय एपिडा यानी कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण ने कहा है कि भारत ने 2030 तक जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर $2 अरब तक करने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए नीति निर्माताओं, एफपीओ, निर्यातकों और वैश्विक खरीदारों ने शिलांग में जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण, बाजार पहुंच और क्षमता निर्माण के मुद्दों पर चर्चा की। एपिडा मेघालय के शिलांग में पहला पूर्वोत्तर भारत जैविक सप्ताह आयोजित कर रहा है। साल 2023 में जैविक उत्पादों की वैश्विक खुदरा बिक्री लगभग $147 अरब तक पहुंच गई थी। प्राधिकरण के अनुसार भारत का कुल जैविक उत्पादन 2015-16 में 13.35 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 46.99 लाख टन हो गया है, जिसमें 15% की मजबूत वृद्धि हुई है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने अपने मेन्यू में स्वाद के साथ साथ हेल्दी फूड के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है। मैकडॉनल्ड्स ने श्री अन्न का प्रयोग करके मल्टी मिलेट बन बनाया है, जिसमें 5 श्री अन्न, बाजरा, रागी, ज्वार, प्रोसो और कोदो का प्रयोग किया गया है। मैकडॉनल्ड इंडिया ने मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी में इस मिलेट बन का विकास किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
स्वदेशी ब्रांड जो अपना रहा है स्वदेशी स्वाद। मैकडॉनल्ड इंडिया लेकर आया है मिलेट से बना नया मल्टी मिलेट बर्गर बन, जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू और पोषण दोनों समाये हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे प्रयोग की कहानी। एक विदेशी ब्रांड में स्वदेशी स्वाद का तड़का मैकडॉनल्ड्स इंडिया लेकर आया है मल्टी मिलेट बर्गर बन, एक ऐसा नया प्रयोग जिसमें वैश्विक स्वाद मिला है भारतीय पौष्टिकता के साथ। यह खास बन मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय मोटे अनाजों बाजरा, रागी, ज्वार, प्रोसो और कोदो की ताकत समाई है। We intensively worked on various health benefits and nutritious advantages of millets. So at the time we have collaboration with the McDonald's to develop a millet-based bun. मिलेट्स बन जो एक हम लोगों ने इनोवेट किया CSIR के साथ और CFTRI के साथ। ये जो हम लोगों ने शुरू किया, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विजन था कि इसको हम उनके विजन से अलाइन था कि हमें अपने देश में एक इंटरनेशनल हब बनाना है मिलेट्स का। कभी पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे ये अनाज अब ग्लोबल फास्ट फूड कल्चर में अपनी जगह बना रहे हैं। ग्लूटेन फ्री, पोषक तत्वों से भरपूर और पर्यावरण के लिए भी बेहतर मिलेट्स को अब भविष्य का स्मार्ट अनाज कहा जा रहा है। ये सारा मिलेट जो आता है हमारे सारे सराउंडिंग स्टेट से आता है, जो कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अपना आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है। तो वी रियली फील वेरी प्राउड कि हम आज इसको लोकल बनाया है और ये पूरे इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। इस मिलेट बन में लगभग 22% हिस्सा भारतीय मिलेट्स का है। इस तरह मैकडॉनल्ड्स उन चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन में से एक बन गया है। भारत के प्राचीन अनाज अब आधुनिक खान पान की परिभाषा बदल रहे हैं। Generally, while preparing the bun, wheat flour is commonly used. So the protein content of that one is around 8 to 10%. But we have replaced the wheat flour, 22% millet flour we have used in place of wheat flour. तो अब बर्गर में भी स्वाद है भारत का। मैकडॉनल्ड का ये कदम न सिर्फ नवाचार की मिसाल है, बल्कि मेक इन इंडिया की भावना को भी आगे बढ़ाता है। यानी मैक्स स्वदेशी जब ग्लोबल मिला लोकल से। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। यूपी के अलीगढ़ जिले में स्वयं सहायता समूह की 52,773 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। शासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत महिलाओं को लघु उद्यमिता प्रमाण पत्र देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है और इसके तहत जिले में 75,352 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। लखपति बनी महिलाओं को मिलने वाला लघु उद्यमिता प्रमाण पत्र उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद करता है। महिलाओं का कहना है कि NRLM से जुड़कर उनकी आमदनी बढ़ी है, जिससे वे अपने परिवार का खर्च आराम से चला पा रही हैं। लखपति महिला योजना हमारे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें इस जनपद में 75,352 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था। इनको 3 वर्षों में हमें इनके परिवार की आय को लखपति करना है। हमारी 52,573 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और शेष लखपति बनने की प्रक्रिया में है, जिन्हें हम अगले साल तक अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लखपति के अतिरिक्त भी हम लोग अन्य महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं कि उनको जो है कोई ना कोई रोजगार से जोड़ करके उनकी आय वर्धन करते रहें। मेरा रोजगार ये धूप स्टिक, धूप कौन, हवन कप और दिया बत्ती का काम है और महिलाएं ये सारा काम तो कर ही रही हैं। बाकी मैंने इन महिलाओं को भी 8 से 10 महिलाओं को काम दिया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है लखपति दीदी बनने का। तो मेरी सालाना है जो आय है वो 1 लाख से ऊपर है। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे महीने की आय है 10,000 से 12,000 रुपये महीने, सालाना की 1.25 लाख रुपए महीने हो जाती है। और ये हाथरस अड्डा बिजली घर पर मैं 2 साल से कार्य यहाँ कर रही हूँ और जिससे मैं सहमत हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है।
आगे बढ़ते हैं, जहां चक्रवात दितवा के प्रभाव से चेन्नई और आसपास के जिलों में लगातार भारी बारिश हुई है, जिससे सड़कें, राजमार्ग और कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने चेन्नई और तिरुवल्लूर में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। कावेरी डेल्टा में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिस पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तत्काल मुआवजे के निर्देश जारी किए हैं। लगातार बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु में अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से पहले शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं और साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश में कोहरे की स्थिति का अनुमान जताया है। पहले से ही राज्य तमाम शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर चुका है, तो वहीं मनाली में तापमान 0 से जा चुका है। आने वाले दिनों में मौसम के और सर्द होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में मन्नार उरुली और प्राकृतिक खेती की चर्चा होने पर केरल में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। मन्नार उरुली कांसे से बना एक विशाल रसोई का बर्तन है। मन्नार के एक व्यापारी अनिल एस अंबली ने कहा है कि मन की बात में मन्नार उरुली का जिक्र इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा देता है। उन्होंने ये भी बताया है कि मन्नार में ढलाई के काम ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने मन्नार की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। अलपुझा जिले के जैविक किसान प्रशांत ने बताया है कि मन की बात में प्राकृतिक खेती का उल्लेख होने से वे बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री से प्रोत्साहन मिलना बहुत खुशी की बात है। और इस समय ज्यादातर क्षेत्र में आलू की बुआई की जा रही है। मुनाफा कमाने के लिए किसान कई उपाय भी कर रहे हैं। आलू की खेती में किसान हर साल इसके उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि फसल में सिंचाई और उर्वरक का सही समय पर प्रबंधन करें। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार कई किसान जल्द लाभ की उम्मीद में सिंचाई के साथ ही यूरिया और डीएपी डाल देते हैं, लेकिन ये तरीका उत्पादन को बढ़ाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों की सलाह दी है कि किसान सबसे पहले खेत में समय पर सिंचाई करें और जब मिट्टी में हल्की नमी यानी कि ओट बन जाए तभी यूरिया, डीएपी या अन्य खाद डालें। और सही समय पर किया गया उर्वरक प्रबंधन न केवल लागत बचाता है बल्कि आलू की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ा देता है। किसान हर पल खेत की निगरानी करें और फसल की जरूरत के अनुसार पोषण और सिंचाई का संतुलन बनाए रखें। गेहूं की अधिक पैदावार के लिए खादों का सही उपयोग बेहद जरूरी है। डीएपी पौधे की शुरुआत, वृद्धि और जड़ों को मजबूत बनाती है, जबकि यूरिया फसल की तेजी से बढ़त व हरापन बढ़ाती है। पोटाश दोनों की गुणवत्ता सुधार कर फसलों को ठंड और रोगों से बचाता है और साथ ही जिंक, सल्फर और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग फसल की सेहत और उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करता है। गेहूं की अधिक उपज पाने के लिए खादों का सही चयन और प्रबंधन बेहद जरूरी माना जाता है और इन खादों का सही समय और मात्रा में उपयोग पौधों को मजबूत बनाता है, जड़ों का विकास करता है और बालियों में दोनों की संख्या बढ़ाता है और ये खादें फसल के रोगों और ठंड से भी बचाती हैं। डीएपी खाद गेहूं की शुरुआती वृद्धि को तेज करने और जड़ों को मजबूत बनाने वाली सबसे प्रभावी बेसिक खाद मानी जाती है। डीएपी गेहूं की बुआई के समय उपयोग की जाने वाली सबसे पहली और महत्वपूर्ण खाद है और इससे जड़ें मजबूत होती हैं और पौधा तेजी से बढ़ता है। यूरिया देने के फसल की कमजोरी दूर होती है और उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में पशुधन संरक्षण को एक नया आयाम देने के लिए सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है और इसी कड़ी में पशुपालकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए एवं उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संचालित की जा रही है और इस योजना के तहत राज्य में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाना है। पशुपालन गोपालन मंत्री राम कुमावत ने बताया है कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए बीमा का काम आज से शुरू हो गया है।
और इस वर्ष का पहला बीमा अजमेर जिले के जिरोता गांव के सुरता देवी को 2 भैंसों के लिए सफलतापूर्वक हुआ। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बीमा के कार्य में गति और सुगमता लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का काम होगा, जबकि पिछले वर्ष ये लॉटरी द्वारा किया गया था। और इस वर्ष पशु चिकित्सा और एक साथ काम करेंगे और पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही बीमा पॉलिसी भी जारी कर दी जाएगी और इससे पशुपालकों को लाभ मिलने में तो आसानी होगी ही और साथ ही काम में भी गति आएगी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में उछाल देखा गया। यहां 29 नवंबर को इसका भाव रहा 3,500 रुपए, जो कि 1 दिसंबर को 1,500 रुपए उछलकर 5,000 पर आ पहुंचा। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी सेब की खरीद में बढ़त दर्ज की गई। यहां 29 नवंबर को इसकी कीमत थी 6,300 रुपए, जो कि 1 दिसंबर को 100 रुपए चढ़कर 6,400 रुपए हो गई। जबकि उत्तर प्रदेश की संबल मंडी में 1 दिसंबर को सेब का भाव 1,000 रुपए लुढ़क कर 8,500 रुपए से 7,500 रुपए रह गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिन यानी 29 नवंबर और 1 दिसंबर को सेब का भाव 7,500 रुपए क्विंटल बना रहा। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,64,000 मीट्रिक होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,26,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 38,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में नरमी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़ते हुए नजर आए। एग्मार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्का के सौदों में भारी कमजोरी देखने को मिली। यहां 29 नवंबर को मक्का का भाव 1,630 रुपए था। 1 दिसंबर को 350 रुपए लुढ़क कर 1,280 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की दाहोद मंडी में भी मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 29 नवंबर को मक्का का भाव 2,150 रुपए रहा, जो 1 दिसंबर को 50 रुपए गिरकर 2,100 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी 1 दिसंबर को मक्का का भाव 10 रुपए टूटकर 2,420 रुपए से 2,410 रुपए पर रह गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेज भाव पर रहा। यहां 29 नवंबर को मक्का का भाव 1,440 रुपए था। 1 दिसंबर को इसमें 110 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1,550 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन कम है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं।
हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मैट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान गेहूं की बुवाई कर लें। यहां इस समय पालक, मेथी, धनिया और मूली की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों के किसान इस मौसम में गेहूं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान मटर, मसूर और सरसों की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और मिर्च के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों के किसान गेहूं, मटर और लहसुन की बुवाई जारी रखें। यहां आलू की बुवाई की जा सकती है। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाकों के किसान गेहूं और मक्का की बुवाई जारी रखें। बिहार के दक्षिणी इलाकों के किसान मसूर, मटर, राजमा और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां इस मौसम में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में किसान सरसों और मक्का की बुवाई कर लें। यहां के किसान टमाटर, बैंगन और गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय लवणीय इलाकों के किसान अमन और बोरो धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट इलाकों में इस समय मूंगफली और दलहन फसलों की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों में किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 26 से 28 नवंबर के बीच मतदाता सूची में दर्ज की गई करीब 1.25 करोड़ प्रविष्टियों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एसआईआर पर कहा है कि इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और जो खामियां हों उसे हटाकर सुधार करवाना चाहिए, न कि एसआईआर का विरोध करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संसद में किसी भी विषय पर
चर्चा हो सकती है, लेकिन विपक्ष को गतिरोध करने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए बहाना चाहिए। भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि वोट चोरी कांग्रेस का फैलाया हुआ एक हाई प्रोफाइल फिल्मी ड्रामा और झूठा प्रोपेगेंडा है, जिसे जनता मान नहीं रही है। शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक कंसल्टेंसी एजेंसी आईपैक डेटा एंट्री प्रक्रिया में दखल दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि सीईओ का कार्यालय तक सुरक्षित नहीं है और कोलकाता पुलिस पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। और इसी के साथ ही हमारा समाचार यहीं खत्म होता है। अनुमति दें, नमस्कार। मेरे साथ अयोध्या से राम सेतु चलोगे? पर यहाँ करेंगे क्या भाई? भगवान राम जिस रास्ते से होते हुए अयोध्या से लंका पहुँचे, उस रास्ते से जाना है। शांतम शाश्वतम प्रमेयम। हे राम, जिन्हें आप याद करें, हमने तो उन्हें भी रास्ता दिखाया था। ब्रह्मा शंभु फणींद्र से। हजारों सालों से ये कहानियाँ चली आ रही है, सरजू की धारा बहती जा रही है। इन्हें देखकर छूकर मुझे लगता है कि मैंने अपने इतिहास को छुआ, अपने पुरखों को छुआ। मैंने तो श्री रामचरितमानस में ये भी पढ़ा है कि लोग भाई भरत को देखकर अक्सर मुंह फेर लेते थे। अयोध्या से आकर मैं भारत के उन आम लोगों के प्रति ग्रेटफुल, जिन्होंने संघर्ष से आगे बढ़कर हमें श्री राम मंदिर दिया। रामायण में हर बात तुम्हें सेंस करने लगेगी अगर ये तुम समझ जाओ कि कहानी और तथ्य को कैसे अलग करना है। इस राष्ट्र को समझने के लिए यात्रा परम आवश्यक है। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हमें ना मैडम जी के घर जाना है, वेद बाबा का रोका है ना, काम के लिए बुलाया है। जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी शादी किसी और से हो रही है। तुझे अपने प्यार का इजहार करना ही पड़ेगा इस संडे को रोका पूरा होने से पहले। आखिर ये लड़की माही को किससे प्यार का इजहार करने के लिए कह रही थी? तू ऐसे पीछे नहीं हट सकती, समझी? हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है हनुमान किसी संकट में। जय श्री राम, जय श्री राम। जिनकी पत्नी का अपहरण करके लेकर आए, उनका एक दूत पूरी लंका को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। लंका के किसी महारथी में इतना सामर्थ्य नहीं कि उन्हें रोक पाए, और न ही इस अग्नि को जो आपने स्वयं लगाई है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वंश इस विनाश की अग्नि में ना झुलसे, तो इसे राम की आप अंतिम चेतावनी समझिए और सीता को उनके पति के पास लौटा दीजिए। लंकेश। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।